नो वन, किसी को भी नहीं पता। हेट्रोपॉलीमर, यस दैट इज करेक्ट। फाइन, सो दिस वाज अ क्विक रिवीजन कि हमने लास्ट में प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्रोटीन का स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर वहां तक देखा था, प्यूरिन्स पायरिमिडिन्स वाले सेक्शन तक। तो जो हमारा फोर्थ कार्बोहाइड्रेट है, जो है हमारा फोर्थ मैक्रो मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर कौन होता है? मोनोसैकेराइड्स। जब अमाइनो एसिड्स होते हैं मोनोमर प्रोटीन के जैसे, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स के जो मोनोमर्स है वो है मोनोसैकेराइड, एंड उसी का पॉलीमर होगा पॉलीसैकेराइड। सो सिंपली मोनोमर आर मोनोसैकेराइड एंड पॉलीमर क्या होगा? पॉलीसैकेराइड, है कि नहीं? तो जनरली कभी कभी कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल पॉलीसैकेराइड भी कह देते हैं, क्योंकि जनरली पॉलीसैकेराइड जो है वो एक दूसरे से इंटरचेंजेबल टर्म है, ठीक है। समटाइम्स पॉलीसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट का एक ही मतलब है, एंड कभी कभी अगर ग्लाइकेन्स भी शब्द लग जाता है ना, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट ही है। आपने पेप्टिडोग्लाइकन भी पढ़ा होगा, है ना? कहाँ पढ़ा है मैम? पता नहीं मैम, याद नहीं है मैम। स्क्रीन नहीं दिख रही है? स्क्रीन किसी को नहीं दिख रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो दिख रही है। मनोज रीजॉइन कीजिएगा प्लीज। ओके, सो और एक बात क्या रखोगे आप ध्यान में? हाँ, पेप्टिडोग्लाइकन कहाँ मिलता है? पहली बात किसने बताया है? हाँ, दिख रही है मामा, ओके ठीक है बेटा। पेप्टिडोग्लाइकन कहाँ देखा है? जल्दी जल्दी। बैक्टीरिया के सेल वॉल में देखा है, जिसके ऊपर हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया था किंगडम मोरेना में। किसी को याद है? तो पेप्टिडोग्लाइकन इज अगेन अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एंड ये जो मोनोमर है ये जब जुड़ते हैं एक दूसरे से, जैसे अगर ये वाली एक शुगर है एंड दूसरा ये वाला एक शुगर है हमारे पास, तो शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनने वाला है दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक। जैसे ये याद है आप लोगों को? प्रोटीन्स के बीच में बनने वाला हमने बॉन्ड देखा था, जिसको कहा था पॉलीपेप्टाइड चेन, पेप्टाइड बॉन्ड जिसको हमने कहा था, है ना? वैसे ही यहाँ पे भी जब मोनोसैकेराइड्स जुड़ते हैं, कहा गया, तब उसको बनता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। अब ध्यान दो, थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट यहाँ से आ सकता है कि कैसे कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया है उनके फंक्शन के ऊपर। सो पहला मैं फंक्शन के बारे में बता रही हूँ। सी मोनो में क्लासिफाई किया है डाई एंड पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। नाम से ही आपको क्या समझ में आएगा कि मोनोसैकेराइड मतलब सिंगल सिंगल यूनिट से बना हुआ एक मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल है, ये बड़ा नहीं है, एक ही। ग्लूकोज क्या है? ये एक ही शुगर है, ग्लूकोज सिंगल शुगर है। तो जब एक ही मॉलिक्यूल होता है उसको मोनोसैकेराइड कहते हैं। अब वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट ही क्यों करता है? सेल में ऐसे ग्लूकोज घूमते हुए क्यों दिखेंगे? क्योंकि दे आर द प्राइम एनर्जी सोर्स, ये मुख्य एनर्जी का काम करते हैं, एटीपी को बहुत जल्दी से वो प्रोवाइड करते हैं सेल्स में। अब आती है दूसरी चीज की बारी, दैट इज डायसैकेराइड। डाई में ही पता चलता है कि कुछ दो चीजों से बना है। दो क्या? दो मोनोमर से बना है। जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, चाहे वो सेम हो या अलग अलग हो। तो दो मोनोमर सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, बट बस दो हिस्से होने चाहिए, दो मोनोमर होने चाहिए। ऐसे मोनोमर क्यों बनने पड़े? ताकि वो ट्रांसपोर्ट का काम कर सके। जैसे जब फूड बनाता है ना, प्लांट को कार्बोहाइड्रेट को बनाता है फोटोसिंथेसिस करके, है ना? तो उस टाइम के क्या करेगा प्लांट? जो लीफ है, प्राइमरीली जो फोटोसिंथेसिस चलता है लीफ में चलता है, तो वो जिस तरह का कार्बोहाइड्रेट बनेगा वो बनेगा डाइसैकेराइड वाला। आप आगे अगर किसी ने फोटोसिंथेसिस को पढ़ाना चालू कर दिया हो किसी के स्कूल में, या फिर हम ही आगे देखेंगे जब फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे, एंड में हम उसके रिएक्शन की लिखते हैं C6H12O6 जो है ग्लूकोज। बट ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़ के वो सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल बना देंगे जो कि है डायसैकेराइड। क्यों? क्योंकि उसको अलग अलग सेल्स की तरफ ट्रांसफर भी होना है। सिर्फ लीफ ने अपना फूड बना लिया और खुद ही ने खा लिया तो कैसे चलेगा, है ना? उसको दूसरी तरफ स्टेम की तरफ, रूट्स की तरफ भेजना पड़ेगा।
तो ट्रांसपोर्ट फॉर्म जो होता है वो डाइसैकेराइड वाले रूप में होता है। अब तीसरा रूप जो है, तीसरा फॉर्म जो है वो पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब ही क्या है, मेनी। एंड जब मेनी मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे ना, खट्टा खट्टा बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, तो वो स्टोरेज करेगा। जैसे सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च। कहाँ देखा आपने ग्लाइकोजन को? एनिमल में पाया जाएगा एज अ स्टोरेज फूड। स्टार्च को प्लांट में पाया जाएगा एज अ स्टोरेज। अब क्या कोई बता सकता है मुझे कि स्टोर करने की भाई जरूरत क्या पड़ी? वाई हो, है ना? वो क्या है, इंस्टेंट एनर्जी देने वाले चीजें हैं। बट अब जैसे मैंने क्या कर लिया, मान लो, अच्छा बाकी लोगों को स्लाइड दिख रही है अभी? मैंने क्या कर लिया, मैंने 2 रोटी की जगह पे 3 रोटी खा ली। अब बॉडी को, सेल को रोटी में से क्या मिलने वाला है? कार्बोहाइड्रेट मिलने वाला है। रोटी ले लो या एक बाउल चावल ले लो, उनमें से मिलने वाला है कार्बोहाइड्रेट। बट मैंने एक की जगह 2 खा लिया, तो सेल को जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है उसका क्या करेगा? स्टोर करेगा। बाहर तो नहीं फेंक सकता वो, मतलब अननेसेसरी चीजें तो बाहर डालेगा, बट एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर करेगा, ताकि जब सेल में कमी हो कार्बोहाइड्रेट की, जैसे जब आप भूखे रहते हो, कुछ बहुत देर तक खाया नहीं है, ऐसा नहीं ना कि आपने सुबह एक बार खा लिया और दोपहर में खाने का चांस नहीं मिला, डायरेक्टली रात को खाना खा लिया, तो बीच में आप मर नहीं जाते, जिंदा होते हो। कैसे? बस एनर्जी थोड़ी लो रहेगी, बट आपके फंक्शनिंग तो चलता रहेगा ना बॉडी का। तो जो स्टोर्ड फॉर्म है ना, उनमें से ये एनर्जी सेल लेती रहेगी एंड सेल अपना काम करती रहेगी। फिर जब उसको कार्बोहाइड्रेट फ्लैश मिल जाएगा, तो फ्रेश वाले कार्बोहाइड्रेट से जो भी ले रहा है एनर्जी, वो लेता रहेगा एंड ये स्टोर्ड वाला फॉर्म बच जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि 2 रोटी की बजाय मैंने 3 खा ली, तो तीसरा वाला कार्बोहाइड्रेट को उसने स्टोर कर दिया सिंपली। जब जरूरत है, जैसे हम राशन डाल के रखते हैं 1 महीने का, 2 महीने का, जब भी जरूरत होगी उसमें से लेके खाना बनाएंगे। ऐसा ही कॉन्सेप्ट कुछ कार्बोहाइड्रेट के साथ भी है। हाँ, लैक्टोज, ग्लाइकोजन जो है वो बड़ा मॉलिक्यूल है, पॉलीसैकेराइड है। लैक्टोज डाइसैकेराइड है। ये एग्जांपल्स को आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा पीपल। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज एक ही यूनिट के हैं। सुक्रोज, लैक्टोज ये 2 यूनिट के हैं, मतलब 2 ऐसे मॉलिक्यूल जो है वो जुड़ के बने हैं। एंड पॉलीसैकेराइड मतलब ऐसे बहुत मॉलिक्यूल जुड़ के बने हैं, सिर्फ 2 नहीं, 10, 20, 30 ऐसे हो सकते हैं, लाइक दैट। अब ये क्लासिफिकेशन था उनके फंक्शन के आधार पर। दूसरा टाइप है पॉलीसैकेराइड का, जो उनके स्ट्रक्चर के ऊपर है। जैसे अगर होमोपॉलीसैकेराइड में कह रही हूँ, मतलब उनमें सिर्फ एक ही तरीके का मोनोसैकेराइड है। जैसे सेलुलोज सिर्फ ग्लूकोज से बना है, मतलब बहुत बड़ी ग्लूकोज की ही चेन है। ग्लूकोज, 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 पता नहीं कितने, आई डोंट नो सेलुलोज में कितने सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे। क्या है वो? पॉलीसैकेराइड है, बट एक ही मोनोमर से बना हुआ। अब जब एक से ज्यादा मोनोमर आ रहा है किसी भी पॉलीसैकेराइड में, तब हम उसको कहेंगे हेटेरोपॉलीसैकेराइड। जैसे एग्जांपल है, देखो, हाइलुरोनिक एसिड का, जो बना है एक तो ग्लूकोरोनिक एसिड से, डीग्लूकोरोनिक एसिड, दूसरा एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। तो ग्लूकोरोनिक एसिड ये एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है, दो अलग मोनोमर मोनोमर से बनाया हुआ है, तभी हम उसको कहते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड। किसी ने हाइलुरोनिक एसिड को कहीं पे सुना है क्या, टीवी में वगैरह? लेडीज ग्रुप में जो है, उनको अगर ध्यान में है कि हाइलुरोनिक एसिड को तो कहीं सुना है, किसी सीरम में सुना है? एनीवन? टीवी जो देखते हैं उनको नहीं क्या? नोबडी हैज हर्ड हाइलुरोनिक एसिड? नहीं निशिता, नहीं नहीं। लैक्मे या लॉरियल का कुछ फेस पैक आता है ना, या सीरम कुछ आता है कि इट कंटेन्स हाइलुरोनिक एसिड करके, वो यही है कार्बोहाइड्रेट जो कनेक्टिव टिश्यू एंड स्किन में पाया जाता है, आपकी स्किन को एनहांस करने के लिए। याद आया? हाँ रितिका, करेक्ट, लॉरियल का है ना हाइलुरोनिक एसिड। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, अभी इजीली याद रहेगा। सेलुलोज तो पता ही है कि प्लांट के सेल वॉल में वगैरह मिलता है, कॉटन में मिलता है। यस, हाइलुरोनिक एसिड याद रहेगा, हेट्रोपॉलीमर का एग्जांपल, एंड सेलुलोज होगा होमोपॉलीमर का एग्जांपल। सिंपल, बहुत ही सिंपल लाइव एग्जांपल है याद रखने के लिए। अच्छा, आईलाइनर में भी है क्या हाइलुरोनिक एसिड? मुझे नहीं पता, आईलाइनर में नहीं होगा। चल, ये स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है, तो ये किसी फेस पैक में या सीरम जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वाला
कुछ होता है यार, मुझे नहीं पता, मैंने यूज करती हूँ, तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल लिया, ये आता है, एडवर्टाइज आता है, ध्यान देना कभी अगर आया तो। ठीक है, अब देखो पॉलीसैकेराइड को एक तो हमने होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड तो डाल दिया, यहाँ पे हमने दूसरा एग्जांपल लिया हेपारिन का। अब कुछ ऐसे होमोपॉलीसैकेराइड है, जैसे सेलुलोज को हमने देखा, बट साथ ही एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन। बट अगर इन चारों को आप ठीक से देखोगे तो चारों में कुछ कुछ डिफरेंसेस है। जैसे स्टार्च एंड ग्लाइकोजन है तो होमोपॉलीसैकेराइड, बट स्टोरेज का काम करेंगे, जैसे स्टार्च प्लांट में स्टोरेज का काम करता है, ग्लाइकोजन एनिमल्स में। बट सेलुलोज भी ग्लूकोज से बना है, बट वो स्टोरेज का काम नहीं कर रहा है, वो सेल वॉल का हिस्सा बन रहा है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बन रहा है। काइटिन भी एक्सोस्केलेटन बन रहा है, मीनिंग वो क्या है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है। तो इसी के आधार पर स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल के हिसाब से हमने इन होमोपॉलीसैकेराइड को दो हिस्सों में डाल दिया। अब मजे की बात देखो, स्टार्च अल्फा ग्लूकोज से बना है, सेलुलोज बीटा ग्लूकोज से बना है, मतलब है तो दोनों ग्लूकोज ही मॉलिक्यूल, बट फिर भी दो अलग अलग क्यों है? क्योंकि स्टार्च को भी प्लांट्स में ही पाओगे आप, सेलुलोज को भी प्लांट्स में ही पाओगे आप। अगर ग्लूकोज से बना है तो दोनों को स्टार्च ही कह दो या दोनों को सेलुलोज ही कह दो, बट ऐसा नहीं कहा जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इट स्ट्रक्चर। स्टार्च जो है वो अल्फा ग्लूकोज से मिलता है, अगर ओरिएंटेशन देखोगे ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, सेम डायरेक्शन में अल्फा ग्लूकोज का। बट बीटा ग्लूकोज में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ओरिएंटेशन है अपोजिट है। तो देखो यहाँ पे स्टार्च कैसे लग रहा है, सारे मोनोमर जो है वो सेम ओरिएंटेशन में है ग्लूकोज के, तभी हम इसको अल्फा ग्लूकोज कहेंगे। ये बच्चे थोड़ा सा आपके एमसीक्यू या कॉपरेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो कॉन्सेप्ट को, चीज को याद याद कर लेना कि कैसा बन रहा है ये। एंड सेलुलोज में क्या बन रहा है कि जो मोनोमर्स है वो अपसाइड डाउन लगे हैं, उल्टे सुलटे लगे, जैसे यहाँ पे एक ग्लूकोज ऐसा लगा है तो दूसरा ऐसा। अगर आप देखोगे सी, एक OH ग्रुप यहाँ पे तो दूसरा यहाँ पे, एक यहाँ पे तो दूसरा यहाँ पे, एक सीधा तो दूसरा उल्टा, एक सीधा तो दूसरा उल्टा, ऐसे लग लग के बन रहा है हमारा सेलुलोज मॉलिक्यूल। तो इनके ओरिएंटेशन के डिफरेंस की वजह से दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं। दोनों में बॉन्ड तो सेम ही बन रहा है, यहाँ पे भी 1,4 बॉन्ड बन रहा है। 1 और 4 का मतलब क्या होता है कि पहला कार्बन इस मॉलिक्यूल का, चौथा कार्बन इस मॉलिक्यूल का। अगर 1 और 6 होता तो पहला कार्बन इस मॉलिक्यूल का, सेकंड कार्बन सेकंड मॉलिक्यूल का, ऐसा। तो 1, 6, 2, 4 ये सब कार्बन के इसके ऊपर जाएगा कि कौन से कार्बन आके बॉन्ड्स बना रहे। क्लियर? ये समझ में आ गया कि स्टार्च एंड सेलुलोज में क्या बेसिक डिफरेंस गया, कि दोनों में जो है वो अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज का ओरिएंटेशन का फर्क है ना? ओके। देन और एक चीज हम कार्बोहाइड्रेट्स में याद रखोगे, जैसे एक पॉलीमर है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन भी क्या है, एक पॉलीमर है, या हम उसको कहेंगे इट इज अ पॉलीसैकेराइड। इसमें क्या होता है ना, इट हैज ब्रांचेस, मतलब अब तक हम क्या देख रहे थे, स्ट्रेट चेन देख रहे थे मॉलिक्यूल का, बट कभी कभी स्ट्रेट चेन में यहाँ पे अगर ऐसे ब्रांच करके दूसरा मॉलिक्यूल लगने लग गया, सॉरी, ऐसे मॉलिक्यूल को हम ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड कहते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन। एंड और एक चीज आप याद रखोगे, फिर से मैं इसी स्ट्रक्चर पे आ रही हूँ, जैसे चेन वाला स्ट्रक्चर जब बनता है तो उसमें दो हिस्से बनते हैं, राइट साइड एंड और लेफ्ट साइड। तो राइट साइड को जनरली कहा गया है रेड्यूसिंग एंड, और यहाँ पे कहा गया है नॉन रेड्यूसिंग। एनीबॉडी केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग का मतलब बता पाएगा मुझे? किसी को पता है? रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग का मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर केमिस्ट्री? समवन? नो वन? अच्छा मैं ये बता देती हूँ, सी रेड्यूसिंग एंड में जो ऑक्सीजन होता है वहां पे न्यू मॉलिक्यूल को ऐड किया जा सकता है। बट नॉन रेड्यूसिंग एंड पे आप कोई भी, जैसे मेरे पास अगर बड़ी ट्रेन है ना, तो ट्रेन का जो लेफ्ट एंड होगा उस पे ऊपर मैं और बोगी को नहीं ऐड कर पाऊंगी, क्योंकि वो नॉन रेड्यूसिंग एंड है, लेफ्ट एंड वाला। बट राइट एंड जो है वो रेड्यूसिंग एंड है, क्योंकि वहां पे रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, जो दूसरे मॉलिक्यूल मतलब कौन सा लगेगा, दूसरा, यहाँ पे ग्लूकोज ही लगाना है मान लो, तो दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ, यहाँ पे नहीं।
सो राइट साइड इज द रेड्यूसिंग एंड। इतना ही कॉन्सेप्ट था ये। फिर आते हैं छोटा सा हमारा इन्युलिन वाला कॉन्सेप्ट, जो एक पॉलीमर है फ्रुक्टोज का। अब मेरा क्वेश्चन है कि इन्युलिन अगर सिर्फ फ्रुक्टोज से ही बना है, मान लो कुछ 20 फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल बना के इन्युलिन बना रहा है, तो मैं इसको हेटेरोपॉलीसैकेराइड कहूंगी या होमोपॉलीसैकेराइड? अच्छा, मैंने पोल नहीं भेजा है, ये आपको यही पे आंसर करना है। इन्युलिन क्या है? अगेन वन मोर क्वेश्चन। इन्युलिन जनरली ऑनियन गार्लिक जैसी चीजों में पाया जाएगा, जो हाई होता है फाइबर कंटेंट में, बट वो बना कैसे स्ट्रक्चर वाइज? वो फ्रुक्टोज से ही बना है सिर्फ। तो मैं इन्युलिन को क्या बुलाऊंगी, हेटेरोपॉलीसैकेराइड या होमोपॉलीसैकेराइड? बच्चे जाग रहे हो क्या या सो गए हो? बता दो यार। कम ऑन, बी रिएक्टिव, बिकम अ रेड्यूसिंग एंड नॉट अ नॉन रेड्यूसिंग एंड। यस, बोलो फटाफट। ओके रितिका, सिर्फ आप ही जाग रहे हो, बाकी सारे गुड नाइट कर गए? यस, हेट्रोपॉलीसैकेराइड आंसर गलत है रितिका, होमोपॉलीसैकेराइड सही जाएगा, क्योंकि सिर्फ फ्रुक्टोज से मिला है ना। हेट्रोपॉलीसैकेराइड मतलब अलग अलग यूनिट वाला, होमो मतलब सेम। आई होप रितिका क्लियर हो गया कि इनुलिन जो है वो एक ही यूनिट से बना है, तो वो होमोपॉलीसैकेराइड हो गया। ठीक है, हाँ। अब अच्छा, ये आयोडीन टेस्ट कभी किया है आपने 10th स्टैंडर्ड में? हमें तो था, पता है, पोटैटो के ऊपर हम लोग आयोडीन का ना ड्रॉप डाल देते थे, उससे क्या होता था, उसका कलरेशन चेंज होता था। तो ऐसा क्यों होने लग गया? क्योंकि जो हमारा स्टार्च है, यहाँ तो हमने स्टार्च को स्ट्रेट स्ट्रेट देखा, सीधी सीधी चेन देखी हमने यहाँ पे, बट एक और एक फॉर्म ले सकता है, जैसे हेलिकल का फॉर्म। प्रोटीन में हेलिकल स्ट्रक्चर देखा था सेकेंडरी में, याद है? राउंड राउंड वायर जैसा स्ट्रक्चर। तो स्टार्च भी कुछ ऐसा सेकेंडरी स्ट्रक्चर हेलिकल का ले सकता है, जिसके वजह से वो आयोडीन मॉलिक्यूल्स को पकड़ लेगा। जब आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे हम, वो आयोडीन मॉलिक्यूल्स को पकड़ के कलर को चेंज करेगा। दिस इज बिकॉज द चार्ज ट्रांसफर बिटवीन आयोडीन एंड स्टार्च मॉलिक्यूल्स। बट ये सिर्फ स्टार्च ही कर सकता है, क्योंकि वही सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर सकता है, सेलुलोज को नहीं कर सकता, क्योंकि सेलुलोज सेकेंडरी वाला स्ट्रक्चर नहीं बना पाता है। समझे? स्टार्च एंड सेलुलोज दोनों भी ग्लूकोज से है। स्टार्च कौन सा वाला ग्लूकोज से बना है? अल्फा वाला ग्लूकोज। सेलुलोज कौन से ग्लूकोज से बना है? बीटा वाला ओरिएंटेशन वाला ग्लूकोज। सेलुलोज को आयोडीन नहीं पकड़ सकता, बिकॉज वो सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बना सकता। सिंपल। किया है क्या साक्षी? वेरी गुड, मैंने भी किया है बहुत साल पहले, तो मुझे भी ये बहुत अच्छे से याद है दिमाग में, कैसे पोटैटो को हम ये करते थे। अच्छा, आपने ना कभी ये देखा है क्या, अभी चार्ज ट्रांसफर का ही कॉन्सेप्ट है, कभी अगर आपने प्लेट में सॉल्ट लेके उसके ऊपर अगर नींबू डाल के देखा है, तभी भी चार्ज ट्रांसफर होता है NaCl एंड एसिड के बीच में, सिट्रिक एसिड के बीच में, एंड तभी भी चेंज करता है कलर। देखो ट्राई करके, मेरे साथ ऐसा हुआ था, किसी शादी में आप खाने गए, नमक के ऊपर थोड़ा सा नींबू गिर गया तो ब्लू हो जाता था। ट्राई इट। अच्छा, लास्ट कॉन्सेप्ट है कार्बोहाइड्रेट का, जो कहता है कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड को। अब है तो ये क्या, पॉलीसैकेराइड मतलब बड़ा मॉलिक्यूल, किन से बना है? मोस्टली होमोपॉलीमर, मतलब मोस्टली एक एक ही यूनिट से बना है। मतलब सपोज कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो सिर्फ ग्लूकोज से बनता जा रहा है, ठीक है, XYZ मॉलिक्यूल, ओके, सम XYZ कार्बोहाइड्रेट। बट ये ग्लूकोज सिंपल वाले ग्लूकोज नहीं होंगे, इनके ऊपर कुछ ना कुछ ग्रुप को ऐड किया जाएगा। जैसे यहाँ पे अमाइनो ग्रुप को ऐड किया है, तो ये क्या बनेंगे? ग्लूकोज अमाइन। अगर गैलेक्टोज के ऊपर ऐड किया है तो गैलेक्टोज अमाइन। ये है मॉडिफाइड शुगर्स। ग्लूकोज क्या है? सिंपल शुगर है, सिंपल अपना अपना काम कर रहा है, पर उसके अगर सर के ऊपर ला के रख दिया हमने अमाइनो ग्रुप को, अब बोला कि तू एक दूसरे के साथ जुड़ जाओ, बहुत सारे ग्लूकोज अमाइन। तो ऐसे पॉलीसैकेराइड एक तो समझने में भी कॉम्प्लेक्स है ना, और साथ ही उसका स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स बन गया। मतलब ऐसे सिंपल शुगर्स जो मॉडिफाइड ग्रुप के साथ लगे हुए हैं, एंड उनसे एक बड़ा पॉलीसैकेराइड बन रहा है, जैसे एग्जांपल काइटिन, वो होते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड। हमारा हाइलोरोनिक एसिड भी कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है, उससे ग्लूकोज अमाइन था उसमें, याद है अगर आपको स्ट्रक्चर तो। यस, कार्बोहाइड्रेट्स तक क्लियर? कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या देखा, मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ।
मोनो, डाई एंड ट्राई को देखा। मोनोसैकेराइड सिंगल यूनिट्स जो एनर्जी देते हैं, डाइसैकेराइड दो दो मोनोमर से बने हुए जो जनरली ट्रांसफर का काम करते हैं, एंड जो थर्ड है पॉलीसैकेराइड जो हट्टे कट्टे बड़े मॉलिक्यूल है जो हम बैठ के क्या करेंगे, सिर्फ स्टोरेज का काम करेंगे। ये हो गए 3 टाइप्स। साथ ही स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने क्या देखा, हेट्रोपॉलीसैकेराइड एंड होमोपॉलीसैकेराइड। हेट्रो मतलब अलग अलग मोनोसैकेराइड से बना हुआ, एंड होमो मतलब एक ही टाइप के मोनोसैकेराइड से बना हुआ। एंड देन हमने क्या देखा कि हेट्रोपॉलीसैकेराइड एंड होमोपॉलीसैकेराइड के एग्जांपल्स। होमोपॉलीसैकेराइड में देखिए स्टार्च एंड सेलुलोज का स्ट्रक्चर, स्टार्च बना था अल्फा ग्लूकोज से, सेलुलोज बना था बीटा ग्लूकोज से। फिर हमने क्या देखा, रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग एंड देखे कार्बोहाइड्रेट्स के, एंड लास्टली हमने इन्युलिन, आयोडीन और स्टार्च का कॉम्बिनेशन, एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड के बारे में देखा, कैसे सिंपल शुगर को मॉडिफाई करके रखा है एंड फिर उसका पॉलीसैकेराइड बना के रखा है। क्लियर? चले हम आगे का एक छोटा सा बट वेरी नाइस कॉन्सेप्ट की तरफ, अबाउट बॉन्ड्स। पता है बच्चे, ये ना आपने पहले ही पढ़ रखा है, कैसे मैं बताती हूँ, आप ही मुझे इसका आंसर दोगे। आई एम वेरी श्योर, बी एक्टिव नाउ। अब हमने इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है कि ऐसे क्या बॉन्ड होते हैं जो मोनोमर्स को जोड़ जोड़ के पॉलीमर बनाते हैं। जैसे सारे ऑर्गेनिजम्स में प्राइमरीली पॉलीमर तो होता है, और जिनमें पॉलीमराइजेशन हो रहा है, मतलब क्या, मोनोमर्स का एक साथ जुड़ने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। इसको ऐसे कभी पूछा नहीं जाएगा कि व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, डिफाइन पॉलीमराइजेशन, नहीं, सेंटेंस में दिया जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे दिया है, पॉलीमराइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम मल्टीपल मोनोमर्स। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि देयर इज अ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड टू फॉर्म प्रोटीन, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि प्रोटीन जो बने हैं वो बहुत सारे अमाइनो एसिड के यूनिट से बने हैं। और अगर मैं कह रही हूं कि मोनोसैकेराइड अंडरगोज पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म पॉलीसैकेराइड, समझ रहे हो पॉलीमराइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो जब हमने अमाइनो अमाइनो एसिड को जोड़ा था, कौन से बॉन्ड से जोड़ा था, किसी को याद है? अमाइनो एसिड्स को जोड़ा था तो कौन से बॉन्ड से जोड़ा था, क्विकली, एनीवन? आई डोंट अंडरस्टैंड, आप लोग लीव क्यों कर जाते हो ग्रुप? प्लीज आप जो भी हैं अभी ग्रुप में, आस्क योर अदर फ्रेंड्स कि व्हाई दे सडनली ड्रॉप। ड्रॉप होने का क्या रीजन है? टाइमिंग्स रीजन है या कंटेंट, जो भी, बैच, प्लीज बता दीजिए। कि बहुत बार आप लीव कर जाते हो तो ऐसा लगता है कि टीचर का समझने में जो, मतलब जो समझाने का तरीका है वो शायद समझ में नहीं आ रहा हो, या कुछ और डाउट हो, है ना, पता नहीं चलता है हमें कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। सो प्लीज ट्राई टू एक्सप्लेन टू अस, हमें बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों लीव कर रहे हो ग्रुप को, या फिर क्यों लीव कर रहे हो चलती हुई लाइव क्लासेस को। वरना क्या हो जाएगा बाद में, जब आप सिर्फ पीडीएफ से पढ़ने की कोशिश करोगे ना, अब ये लिखा होगा पीडीएफ में ऐसे, ये क्या है, मोनोमर से मैंने एरो बना के रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, अमाइनो एसिड से एरो बना के रखा है। समझ में नहीं आता। जो लाइव क्लास में फर्क होता है वो सिर्फ पीडीएफ के पढ़ने में नहीं आता है। एनीवेज, कमिंग बैक, अच्छा अमाइनो एसिड को जोड़ने वाला क्या है? अच्छा, सिर्फ रितिका ही जगी हुई है, बाकी सारों ने गुड नाइट कर लिया है। मोनोसैकेराइड को जोड़ने वाला रितिका आप ही बता दो। साक्षी, क्या बता सकते हो? साक्षी, मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे के साथ जोड़ के कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? नहीं साक्षी, पेप्टाइड बॉन्ड तो अमाइनो एसिड के बीच में, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आएगा मोनोसैकेराइड्स के बीच में। साक्षी, रितिका ने, रितिका ने सही दिया था। साक्षी, कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में आएगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो वही सारी चीज तो हम पढ़ रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड मतलब प्रोटीन के बीच में, जैसे एक कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमाइनो ग्रुप से जुड़ेगा तो बनाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में आता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो दो कार्बन होते हैं आजू बाजू के मोनोसैकेराइड्स में, उनमें बनता है, एंड दोनों में भी एक वाटर मॉलिक्यूल ना जो है वो निकल जाता है। एंड लास्ट में ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड कहाँ देखा था? लिपिड में भी देखा था हमने, जब फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जुड़ रहा था। किसी को याद ही नहीं है, है ना?
फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जब जुड़ता था एक दूसरे से तभी भी वो पेप्टाइड बॉन्ड से ही जुड़ता था, और ये जुड़ के क्या बनाता है, लिपिड बनाता है। फॉस्फेट भी जब लिपिड से जुड़ता था, हाँ, फैटी एसिड लो या लिपिड से, तभी भी वो, सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड नहीं, दिस शुड बी ईस्टर बॉन्ड, सॉरी, ये क्या करता था, ईस्टर बॉन्ड बनाता था। सिमिलरली यहां पे भी जो थर्ड बॉन्ड हम देखेंगे वो ईस्टर बॉन्ड ही है। देखा ना बच्चों हमने, पेप्टाइड बॉन्ड समझ में आ रहा है, जो एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल के बनाएगा CONH बॉन्ड। एनीवन हैविंग एनी डाउट कि ये बॉन्ड्स कैसे बने? सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट में भी देखो, पहले वाले कार्बन का OH, दूसरे वाले कार्बन शुगर मॉलिक्यूल का H से H2O निकला, एंड इन दोनों में जो था वो 1:2 है। 1:2 मतलब इसका पहला कार्बन इसका दूसरा कार्बन, ऐसे उन दोनों ने मिलकर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना दिया। यस, ये बॉन्ड क्लियर है, पेप्टाइड बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जो तीसरा बॉन्ड है ना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करके बताऊंगी, क्योंकि वहां पे थोड़े बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सो आई जस्ट राइट इट हियर, रुको, यस। तो मैंने पेप्टाइड बॉन्ड को ना, सॉरी, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ना एक अलग से लिखने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं अजय, यू कैन आस्क डाउट, मैंने कब ऐसा कौन सा डाउट का आंसर नहीं किया यार? वाज देयर एनीथिंग? अब तक पूछ तो रही हूँ ना मैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ डाउट्स था क्या, बॉन्ड्स में कुछ डाउट्स था क्या? किसी ने कुछ बोला नहीं, तो मैं थर्ड बॉन्ड की तरफ जा रही हूँ, ये ईस्टर बॉन्ड की तरफ। पेप्टाइड एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्लियर। सो नाउ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में होने क्या वाला है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या ईस्टर बॉन्ड एक तो लिपिड्स में भी पाया गया है, साथ ही न्यूक्लिक एसिड्स में भी पाया गया है। न्यूक्लिक एसिड में भी कहां पे, जब न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना हो तब। देखो, अब ये किसी को याद है क्या कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? यस अजय, टेल मी, न्यूक्लियोटाइड किन चीजों से बना है? एनीवन? प्राची, अजय, जो जाग रहे हैं, निशा, पायल, एनीवन? न्यूक्लियोटाइड आर मेड अप ऑफ व्हाट 3 कंपोनेंट्स? सी पीपल, इससे क्या होगा ना, आप पढ़ के नहीं आओगे, पीछे की चीजें याद नहीं रहेगी, आगे की चीजें समझ में नहीं आएगी। 3 कंपोनेंट मोहित, न्यूक्लियोटाइड कुछ 3 कंपोनेंट से बनता है। कैसा होगा बच्चों? याद आ रहा है? हाँ, फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस से बनता था न्यूक्लियोटाइड। मतलब ये अगर मेरा एक न्यूक्लियोटाइड है, इसके ऊपर कोई एडेनाइन का बेसिस याद है, एक्टक, एडेनाइन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल, ये है एक न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और बेस। ये है दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे मान लो कोई अलग बेस लगा दिया। ये है मेरा तीसरा न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट, यहाँ पे लग जाएगा गुआनिन सपोज। अब इन न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के आगे हमको डीएनए का स्ट्रक्चर बनना है। हाँ, तो जब डीएनए का स्ट्रक्चर बनना पड़ेगा तो इनको जोड़ना पड़ेगा। ये जोड़ेंगे कैसे? तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये जोड़ने का काम करते हैं। तो फॉस्फेट ग्रुप ने एक तो इस वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ, सी मैं इसको ना थोड़ा अलग कलर से लिखती हूँ, इस वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ तो बॉन्ड बना ही लिया था, जो था ईस्टर बॉन्ड। साथ ही वो पहले वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ भी बनाएगा ईस्टर बॉन्ड, ताकि वो दोनों से जुड़ा रहे, जैसे दोनों में कनेक्शन। जैसे आप क्या करते हो, अगर यहाँ से मैंने कुछ सर्किट का कनेक्शन लिया है, चार्जर मैंने यहाँ से डाला है, बट वहां तक पहुंच नहीं रहा है,
मान लो मेरा जो वहां पे टीवी है, लैपटॉप है, कुछ भी, तो बीच में हम कैसे एक्सटेंशन वायर लगा देते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ ये जोड़ने का काम करने वाला है फॉस्फेट। तो पहले वाला का थर्ड कार्बन का OH ग्रुप और उसके दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ कार्बन का फॉस्फेट ग्रुप, ये रिएक्ट करेंगे। कमिंग बैक, दिस इज फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, उसका ये फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड बेस। पीपल ध्यान दीजिएगा, ये नहीं समझ में आएगा तो डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा, डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा तो आगे जाके उसके फंक्शंस नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब पहले वाले और दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड के बीच में जब बन रहा है वो बॉन्ड है ये वाला फॉस्फेट ने, इधर तो बॉन्ड पहले, इसको क्या हो गया, सॉरी, यस, ये वाला बॉन्ड तो पहले ही बना के रखा था, इस न्यूक्लियोटाइड के साथ जोड़ के रखा था इससे बॉन्ड। बट जब इसको यहाँ पे जुड़ना था तो इस वाले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड हिस्से पे वो जुड़ गया। सिमिलरली नीचे पे भी अब क्या होगा, ये थर्ड वाले न्यूक्लियोटाइड को मुझे जोड़ना है, तो क्या होने वाला है अभी, इधर भी क्या करेगा, ये फॉस्फेट ने तो यहाँ पे जोड़ के रखा है फिफ्थ वाले OH ग्रुप पे, इसका जो थर्ड OH ग्रुप होगा यहाँ पे वो जुड़ के ईस्टर बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसे ही नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड्स भी जुड़ते जाएंगे, देन और नीचे, तो ये क्या हो गया, डाई ईस्टर बॉन्ड बन गया, दो ईस्टर बॉन्ड मिलके दोनों न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ रहे, इसलिए उसको हम कहते हैं फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। तो एक तरफ क्या हो गया, थर्ड कार्बन है जो पहले न्यूक्लियोटाइड का है, फिफ्थ कार्बन पे जो फॉस्फेट है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड का है, उनके बीच में बन रहा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इमेजिन करो बच्चों, जब ये ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा ना, तो सबसे पहला वाला जो न्यूक्लियोटाइड था ये वाला, उसका फॉस्फेट ग्रुप तो फ्री है क्योंकि उसके सर के ऊपर कोई न्यूक्लियोटाइड है नहीं, एंड नीचे वाला ये OH ग्रुप जो है वो भी फ्री है क्योंकि नीचे और कोई न्यूक्लियोटाइड जुड़ नहीं रहा है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, 5 प्राइम या फिर 5 डैश एंड 3 डैश एंड, ऐसे अलग दो अलग अलग एंड्स जनरेट होते हैं डीएनए के। ये बताने का रीजन यही है क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले डीएनए स्ट्रक्चर में, जहां पे इसी के आधार पे पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो बेस्ड है। तो यहां तक सबको क्लियर? इफ यस, आई एम गोइंग टू द डीएनए स्ट्रक्चर। यस, तनिषा, साक्षी, रितिका, एनी डाउट? बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड में CONH बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट्स में, दोनों भी ग्लाइकोसाइडिक एंड पेप्टाइड में वाटर का निकलना जरूरी है, डिहाइड्रेशन होना जरूरी है। बस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का थोड़ा सा हटके है, जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है इसको याद रखिएगा कि वो कब और कहाँ पे बन रहा है, वो बन रहा है थर्ड कार्बन पहला न्यूक्लियोटाइड का, फिफ्थ कार्बन दूसरा न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, उसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। नो डाउट्स, राइट? ऑल क्लियर? ओके देन, अब चलते हैं डीएनए स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले ना बच्चों, जब डीएनए का डिस्कवरी हुआ था उसको ना सिंपली न्यूक्लिन कहा गया था, फ्रेडरिक मिक्सचर इन्होंने, मतलब न्यूक्लियस में उनको ये नहीं पता था कि वो डीएनए है, वो तो बहुत बाद में नाम दिया गया, बट सिंपली उन्होंने ऐसा कुछ मटेरियल देखा जो न्यूक्लिन में पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस में पड़ा हुआ है, तो न्यूक्लियस में है इसलिए उसको न्यूक्लिन बोला। बट बाद में जब वैटसन एंड क्रिक इन्होंने जब काम किया, वैटसन एंड क्रिक ये साइंटिस्ट का नाम है बच्चे, क्योंकि जॉन वैटसन जो है इन्होंने इस डीएनए के ऊपर जब काम किया तब वो बोला गया कि वो क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तब न्यूक्लिन को अब हम डीएनए करके बुलाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्यों पढ़ेंगे, वैटसन एंड क्रिक ने जो दिया है उन्हीं को क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रूव हो चुका है और वाइडली एक्सेप्टेड है कि डीएनए का स्ट्रक्चर सही में ऐसा उन्होंने डिस्कवर किया था। तो देखो उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उनकी कि जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में बनते हैं। मतलब आपने जनरली डीएनए को ऐसे देखा होगा निकालते हुए, तो ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर, ये दूसरा हेलिकल स्ट्रक्चर, इसी को आप अनवाइंड करो, वाइंड करोगे तो ऐसे दूसरे के ऊपर लपेट के हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे, अनवाइंड करो तो कुछ स्ट्रेट स्ट्रक्चर ऐसे दिखेंगे।
बट दो, क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल क्या है, दो स्ट्रैंड से बना हुआ मॉलिक्यूल है और दोनों भी स्ट्रैंड अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। अब आएगा आपको समझ में कि मैंने 5' और 3' को क्यों बताया। क्योंकि जब सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड लगा 5' एंड पे, इसको हम कहते हैं 5', 5' या 5' भी कहा जाता है, वहां पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री रह गया एंड नीचे जो शुगर रहा उसका यहाँ पे OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री रह गया। तो यहाँ का जो था वो थर्ड कार्बन था, तो इसलिए कहते हैं कि 5 एंड 3 कार्बन जो है वो फ्री रहते हैं। 5 पे फॉस्फेट ग्रुप, थर्ड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो देखो जब दो स्ट्रैंड्स बनते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल में चलते हैं। मान लो एक स्ट्रैंड की ओरिएंटेशन है कुछ ऐसे, दूसरे की ओरिएंटेशन होगी ऐसे, है ना उल्टा। ये है 5' टू 3', ये है 3' टू 5'। इसी को कहा है एंटी पैरेलल, एक दूसरे से उल्टा चलना। देन क्या है कि इनका जो बैकबोन है, जैसे हमारी क्या बोलते हैं बैकबोन को, क्या बोलते हैं हिंदी में, रीढ़ की हड्डी जो होती है वो बहुत ही मजबूत होती है और पूरे बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। वैसे ही ये जो फॉस्फेट है और ये जो बॉन्ड बना रहा है, ये बनता है पूरे डीएनए स्ट्रक्चर का बैकबोन। सी, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, तो उनमें आपस में जो बॉन्ड बनाया है ये तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, बट दोनों स्ट्रैंड जब जुड़ेंगे तब बेसिस का इंटरेक्शन होगा। एक्टक याद करो आप, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स को। तब एडेनाइन पेयर करेगा थाइमिन के साथ एंड गोनाइन पेयर करेगा साइटोसिन के साथ। ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में, इसलिए मैं फिर से बता रही हूँ। डीएनए स्ट्रक्चर में एक तो डीएनए क्या है, डबल हेलिक्स है, दो स्ट्रैंड से बना हुआ, ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर है। दोनों स्ट्रैंड की ओरिएंटेशन उल्टी है, एक है 5 टू 3', तो दूसरा है 3 टू 5'। ये ऐसा इसलिए बना ताकि इनके बीच में, पीछे से तो उनके पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, आगे से दोनों स्ट्रैंड जब आगे से इंटरेक्ट करेंगे तब वो बेसिस के साथ इंटरेक्ट करेंगे एंड बेसिस को एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होना जरूरी है। अगर मुझे कोई ड्रेस लेनी है तो मैं मेरी साइज की ड्रेस लूंगी, एल लेना है तो मैं एक्सएल या मीडियम नहीं लूंगी ना, क्योंकि मेरा ही ड्रेस मुझे सूट करेगा। वैसे ही जो हमने बेसिस देखे उनमें एडेनाइन हमेशा पैर करेगा थाइमिन के साथ। आपको याद है ना, मैंने 5 बेसिस को आपको बताया था। एग टक, एग टक में एग जो है वो थे प्यूरिन्स के, दीज आर प्यूरिन्स, एंड ये टक जो था वो पाइरिमिडीन था। तो हमेशा प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन का ही कॉम्बिनेशन चलता है, एडेनाइन एंड गोनाइन नहीं जुड़ेगा, एडेनाइन एंड थाइमिन जुड़ेगा। अब एडेनाइन एंड साइटोसिन भी नहीं जुड़ सकता क्योंकि दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, एक दूसरे को सुटेबल नहीं है। तो एडेनाइन और थाइमिन ही हमेशा जुड़ेगा, ये रूल है। डीएनए में आपको कभी भी ऐसा ही बेस पेयर मिलेगा एंड साथ ही दूसरा जो बेस पेयर मिलेगा वो होगा गोनाइन, जो जुड़ेगा साइटोसिन के साथ। अब अगर किसी ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे मैंने 2 बॉन्ड बनाए, यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए, ये देखो थाइमिन जब जुड़ता है एडेनाइन से तब वो 2 बॉन्ड से जुड़ता है, और गोनाइन जब जुड़ता है साइटोसिन से तब वो 3 अलग अलग बॉन्ड से जुड़ता है। इसको कहते हैं बेस पेयरिंग। क्या कहेंगे हम इसको, बेस पेयरिंग। तो अब जब भी हम डीएनए की बात करेंगे, डीएनए को हम बेस पेयर में मापेंगे कि भाई एक डीएनए कितने बेस पेयर से बना है। अगर 10 बेस पेयर से बना है तो ऐसे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 बेयर से बना होगा एक डीएनए। तो कभी भी डी जैसे किलोग्राम मीटर सेंटीमीटर होता है ना, जो डाल्टन्स जो वे करते हैं, या फिर जो यूनिट होता है मेजरिंग का, वैसे डीएनए को बेस पेयर्स में नापा जाएगा। लेंथ में तो नापते ही है नैनोमीटर्स में, बट जनरली कितने बेस पेयर्स का डीएनए है ऐसा बोला जाता है। अब अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया बच्चों बेस पेयरिंग पे, यहाँ पे अगर एडेनाइन है तो इसके ऑपोजिट में कौन आएगा, एनीवन? एडेनाइन विल पेयर विथ व्हाट? एडेनाइन का पैर कौन है, जोड़ीदार कौन है एडेनाइन का? एडेनाइन एक प्यूरिन है,
वो पायरिमिडीन के साथ ही जुड़ेगा, वो भी कौन सा वाला? क्विकली पीपल, अभी तो बताया। आई डोंट अंडरस्टैंड, आप लोग 40 से 20 क्यों हो जाते हो, क्या दिक्कत है? यस अजय, करेक्ट है आपकी बात। अजय, क्या मुझे बता सकते हो कि एडेनिन किसके साथ पेयर करेगा? ठीक है, मैं आपको ना एक क्वेश्चन ले रही हूँ। इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बना के दिखाइएगा। ये है 3-5। अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन दिया गया है कि ये डीएनए का स्ट्रैंड है, इसका अपोजिट स्ट्रैंड, जो हेलिकल स्ट्रैंड अपोजिट वाला होगा, वो कौन सा होगा? तो आप आंसर में क्या ढूंढोगे? एक तो पहली बात, वो एंटी पैरेलल है, मतलब अगर आपको ऑप्शंस 4 दिए हैं, उनमें से 2 ऑप्शन आपको डेफिनेटली ये दिया जाएगा, 3' to 5' कंफ्यूज करने के लिए, और फिर तीसरे में हो सकता है 5' to 3'। तो आपको पहले 2 को तो काटना ही पड़ेगा, क्योंकि सेम सेम डायरेक्शन नहीं हो सकता, इन दोनों का सेम डायरेक्शन नहीं हो सकता, तो पहले ऑप्शन तो वैसे भी कट गए। अब दूसरे ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा कि जो बेस पेयरिंग दी है वो सही दी है कि नहीं। जैसे ओरिएंटेशन तो हमें पता चला कि 5' to 3' है। अब देखो, एडेनाइन जो है वो थाइमिन के साथ पेयर कर रहा है, गोनाइन साइटोसिन के साथ। टी क्या सामने आएगा? ए, देन जी, जी, टी, टी, सी, सी। तो कभी भी आपको अगर इन दोनों ऑप्शन में ये वाला अगर स्ट्रैंड मिलता है, तो यू विल गो विथ दैट आंसर। क्लियर? यस पीपल, स्पीक अप, कम ऑन। यहां तक क्लियर? डीएनए स्ट्रक्चर। Nobody is speaking. What's happening? क्या हो गया बच्चों? क्लियर है प्राची? ओके, सो यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम इसी के तरफ रुक जाते हैं। आगे का हिस्सा जो है डीएनए स्ट्रक्चर का, सी और एक डायग्राम है ईस्टर बॉन्ड का, दिख रहा है? दिस इज ऑल्सो नाइस डायग्राम। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, सॉरी ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला। तो देखो कैसे ये ऐसे स्लाइट टिल्टेड है, तभी जाके ये डीएनए मॉलिक्यूल ऐसा बनते जा रहा है। सी, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप एक ईस्टर बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे दूसरा, इसलिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। देन राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, मैंने आपको ये बताया था कैसे राइबोज में ये एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है, इसको हटा के बना है डीऑक्सीराइबोज। यस, टिल हियर इज एवरीथिंग क्लियर? आगे जो कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगेन डीएनए स्ट्रक्चर को ही कंटिन्यू किया है। इनमें सिर्फ इन्होंने क्या बताया है कि ईच जो स्ट्रैंड है, मतलब जो ऐसा एक टर्न होता है, ईच टर्न में क्या होते हैं? बेस पेयर्स होते हैं ऐसे। यस गुड। तो ईच टर्न, ईच वन हेलिकल टर्न होगा, हर एक राउंड आसपास 10 बेस पेयर को ऑक्यूपाई कर सकता है, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 ऐसे। तो एक टर्न में कितने आ रहे हैं? 10 आ रहे। और देखो इन दोनों स्ट्रैंड्स की दूरी कितनी है? दैट इज 2 नैनोमीटर, और एक टर्न की दूरी है 3.4 नैनोमीटर। कभी कभी बच्चों ये नैनोमीटर में भी पूछा जा सकता है, या एमस्ट्रॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। अगर यूनिट्स है, ये नैनोमीटर और एमस्ट्रॉन्ग क्या है? यूनिट्स है। अगर यूनिट्स में पूछा है एमस्ट्रॉन्ग के, तो आप लिखोगे 34 एमस्ट्रॉन्ग। एक टर्न जो है वो कितना लंबा है? 34 एमस्ट्रॉन्ग जितना, या 3.4 नैनोमीटर जितना। एंड अगर एक टर्न में हमने क्या देखा? 10 बेस पेयर को देखो, तो 34 डिवाइड बाय 10 कितना? 3.4 एमस्ट्रॉन्ग, या 34 डिवाइड बाय 10 करो यहाँ पे भी, 0.34 नैनोमीटर। सी, एक एक बेस का डिस्टेंस, समझ रहे हो?
एंड ये क्या लिखा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो दो हेलिक्स को जोड़े रखते हैं। अभी मैंने बताया ना, ये जो पेयरिंग है एडेनाइन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन, इनके बीच में क्या है, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और दो स्ट्रैंड को जोड़ने वाला कौन काम कर रहा है अभी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला काम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सो देखो, ध्यान में रखो, अगर आपको कैसा, अगर ऐसा कंफ्यूजन वाला कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया कि डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को जोड़ने वाला कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और फॉस्फेट के बीच में, मतलब दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में का जो बॉन्ड है वो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये क्या है, बैकबोन बन जाता है। दिस फॉर्म्स द बैकबोन। जैसे आपकी रीढ़ सपोर्ट करती है ना, तो ये बैकबोन पूरे इस स्ट्रैंड को सपोर्ट करेगा, वैसे ही यहाँ पे भी ये बैकबोन सपोर्ट करेगा। और दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ेगा कौन, सामने से बेसिस जोड़ेंगे बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? डीएनए स्ट्रक्चर तक एवरीबॉडी इज क्लियर? तो हम यहीं पे रुकेंगे। हाँ, वन मोर डायग्राम है, देखो ये भी बहुत खूबसूरत सा डायग्राम है। 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड एक स्ट्रैंड ऐसी चल रही है, तो दूसरी ये ऐसी। सी 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप खुला पड़ा है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप खुला पड़ा है, इसलिए इसको हम 5 प्राइम कहेंगे, इसको 3 प्राइम कहेंगे। सी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनाइन थाइमीन, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन। कितनी खूबसूरत सा डायग्राम है ये, है ना? अच्छा, यहां तक सबको क्लियर? अगर क्लियर है तो मैं यहाँ भी क्लास को रुका रही हूँ। आगे का कॉन्सेप्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड प्लीज आस्क योर फ्रेंड्स कि क्या दिक्कत है, क्यों क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर रहे। स्टार्टिंग में तो बहुत लोग हो जाते हैं, फिर ड्रॉप डाउन हो रहा है। किसी को तो पता होना चाहिए ना कि रीजन क्या है, व्हाई इट इज हैपनिंग। सिंपली छोड़ के चले जाओगे तो पता नहीं चलेगा। एंड सिर्फ नोट से तो आपको कोई हेल्प नहीं होने वाली है। जब तक ऐसे लाइव क्लास में आप से हमसे इंटरेक्ट करोगे, हमसे कनेक्शन बनाओगे टीचर से, तो हमको भी पता चलेगा कि बच्चा कितना पढ़ पा रहा है, उसको कितनी जरूरत है सपोर्ट की, है ना? सो आस्क योर फ्रेंड्स जो भी है कि कीप ज्वाइनिंग द लाइव क्लासेस। अपना जो डेजिग्नेटेड बैच है उनमें ज्वाइन कीजिएगा, क्लासेस को स्किप ना करो, वरना अगला क्लास जो होगा उसमें कुछ पता नहीं चलेगा आपको। अभी मैं क्या करूंगी ना बच्चे, यहाँ तक जो भी डीएनए तक हमने सीखा है इसका नोट्स मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगी, 27, 28, 29 जो ग्रुप है। ठीक है, अगली क्लास में जब आओगे सैटरडे वाले तब आप पढ़ के आना। ओके, ऑल सेट, ऑल गुड टू गो, सब कुछ क्लियर? If yes, we will meet in next class then. Until then, bye bye.